हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। तो आज आपका टॉपिक होगा स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करनी है, किस तरीके से निकालना है आवेश के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर टॉपिक होने वाला है आज आपका आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, और ये आपका क्लास 12 चैप्टर 1 टॉपिक कंप्लीट होने वाला है ऑलमोस्ट। तो आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक भी लाइक शेयर ज़रूर करिए ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो इसके पहले जितने भी टॉपिक्स हुए हैं अगर आपने उन्हें नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर विजिट करें और जाकर उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें ताकि आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ आ जाएं। और ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि सभी बच्चे प्रमोट हो जाएंगे तो ये हो जाएगा। नॉलेज है, नॉलेज आपको बनानी है क्योंकि ये अभी 12th है, आगे चल के आपको बीएससी करनी है, एमएससी करनी है, जो भी करना है आगे चल के, तो नॉलेज आपको अपनी मेंटेन रखनी है। ठीक है, तो प्रॉपरली जहाँ से भी आपको जितनी नॉलेज मिल सके उसको ले लेना चाहिए। ओके, सो आज का टॉपिक है आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो स्टार्ट करते हैं। ये हेडिंग है आपकी, तो इसमें आप नोट्स करेंगे आवेशों के किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से उनकी वर्तमान स्थिति तक लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध किया जाता है। तो स्थितिज ऊर्जा एक तरीके की क्या है, ये एनर्जी क्या है, एक तरीके का कार्य होता है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो स्थितिज ऊर्जा है, वो कार्य के बराबर होती है। किस कार्य के बराबर होती है? मान लो कि कोई आवेश है प्लस क्यू है, इसको अनंत से किसी पर्टिकुलर या जो इसकी वर्तमान स्थिति है वहां तक लाने में जितना कार्य किया गया, ठीक है, उसके बराबर होती है स्थितिज ऊर्जा। और ये किसके अपोजिट होती है? तो हम कह सकते हैं ये वैद्युत बल के विरुद्ध किया जाता है। ठीक है, तो आप इसको बेसिकली कह सकते हैं कि किसी भी निकाय की स्थितिज ऊर्जा वह होती है या उस कार्य के बराबर होती है जो उस आवेश को अनंत से वर्तमान स्थिति तक लाने में किया जाता है। आपको पता है ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो स्थितिज ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक भी क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। और इसका विमीय सूत्र हो जाएगा ml²T-2। ओके, तो यह आपको डेफिनेशन नोट करनी है। अब आता है कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की हम गणना किस तरीके से करेंगे, यानी कि इसको हम निकालेंगे कैसे, कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है टॉपिक हमारा दो बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, इसी तरीके से 3 बिंदु का भी हो सकता है। तो जब 2 बिंदु आवेश के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी होती है तो आपको 2 बिंदु लेने हैं ए और बी। ठीक है, ये एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। इसका आवेश है Q1 और इसका आवेश है Q2। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, माना 2 बिंदु आवेश Q1 और Q2 निर्वात में r दूरी पर स्थित हैं। आवेश Q1 बिंदु A पर तथा आवेश Q2 बिंदु B पर है। अतः Q1 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। अब देखो Q1 है, इसको अनंत से कहाँ पर लाया जा रहा है? बिंदु A पर लाया जा रहा है। तो अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो W1 हमारा क्या हो गया? 0 हो गया। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब आवेश कहाँ तक आ गया? यहाँ तक आ गया, अनंत से बिंदु A तक आ गया। अब इसी को ही कहाँ से कहाँ तक ले जाना है? बिंदु B तक ले जाना है। तो हम बोलेंगे आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर उत्पन्न विभव, किसके कारण? Q1 के कारण इस बिंदु B पर विभव कितना होगा ये बताना है। तो विभव का फॉर्मूला आपको पता है, V = 1/4πε0 Q/R। तो यहाँ पर Q हम क्या लेंगे? Q1 लेंगे, क्योंकि Q1 के कारण बिंदु B पर क्या पोटेंशियल हो रहा है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका V1 = 1/4πε0 Q1/R। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में वाह्य बल द्वारा किया गया कार्य। देखो, सबसे पहले Q1 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य क्या था? 0 था। अब अनंत से आवेश Q2 को बिंदु B तक लाने में क्या कार्य किया जाएगा उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो W2 क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, और B पर पोटेंशियल कितना है? V1 है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो W = होता है वो किसके बराबर होता है? Q × V, यानी आवेश और विभव के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो आवेश हमारा क्या है? बिंदु B पर आवेश Q2 हो गया, तो Q2 हो जाएगा, और विभव
अनंत से बिंदु V तक लाने में किया गया कार्य। तो कहाँ तक हमारे यहाँ बिंदु B तक, जहाँ का विभव कितना है V1 है और अनंत पर विभव कितना है V है और इस V की वैल्यू कितना है 0 है। तो हमको क्या मिल जाएगा W2 इज इक्वल टू Q2 इंटू V1, यही मिलेगा। और V1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी है पहले से, तो V1 की जगह रिप्लेस कर देंगे, ये हो जाएगा W2 इज इक्वल टू Q2 इंटू V1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान R। और जब हम इसको सही ढंग से मेंटेन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R हो गया। ठीक है, यही तो हुआ। तो हमने देखा कि W2 हमको ये मिल गया, यानी कि अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य कितना हो गया 0 हो गया। अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य हमको मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R। अतः दो आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अगर हमको कैलकुलेट करनी होगी तो हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे W1 और W2 को। तो U इज इक्वल टू हो जाएगा W1 प्लस W2, और जब इन वैल्यूज को हम रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R हो गया। ये हो गया दो बिंदु आवेश के बीच में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किस तरीके से कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इस पे कुछ नोट्स भी लिख लेते हैं। जैसे हमने क्या बोला, ये हमें फॉर्मूला मिल गया। अब ये Q1 Q2 दोनों सजातीय हैं। सजातीय का मतलब होता है कि दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या तो दोनों ही नेगेटिव होंगे। ठीक है, यानी दोनों ही धनावेशित होंगे या दोनों ही ऋणावेशित होंगे। तो ये हो गए सजातीय। तो यदि Q1 और Q2 दोनों सजातीय होंगे तो दोनों क्या होंगे, 0 से बड़े होंगे और U का मान क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, यानी कि जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, इससे क्या होगा, जब हम पास लाएंगे Q1 और Q2 को पास लाएंगे एक दूसरे को, तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। मान लो ये Q1 यहाँ पर है, Q2 वहाँ पर है। ठीक है, और दोनों कैसे हैं, सजाती हैं, यानी दोनों ही प्लस हैं या तो दोनों ही माइनस हैं। तो जब हम इनको दोनों को एक दूसरे के पास लेके आएंगे तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, लेकिन इनको एक दूसरे से दूर लेके जाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, घटेगी। सेम अगर दोनों ही विजातीय हैं, अब यहाँ पर भी देखो इनके बीच में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। जब दोनों ही सजातीय होते हैं तो इनके बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो पास लाने पर इनकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, प्रतिकर्षण बल, अब बल क्या होता है, बल का मतलब होता है जो कार्य हो रहा है वो बल के विरुद्ध हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कि जैसे जैसे हम पास लेकर आएंगे स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, दूर जाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा घटेगी। सेम अगर दोनों विजातीय हैं, यानी एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या होगा, Q1 और Q2 का प्रोडक्ट जो है वो 0 से कम हो जाएगा। तो जो स्थितिज ऊर्जा आएगी वो क्या होगी, निगेटिव होगी। तब हम इन दोनों आवेशों को जब पास लेकर आएंगे तो इनके बीच स्थितिज ऊर्जा घटेगी, और जब इनको एक दूसरे से दूर लेके जाएंगे तो इनके बीच की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, अब ये भी आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो आप इसको ऐसे समझ लें, जो आकर्षण बल होता है, ठीक है, जब दोनों ही अपोजिट डायरेक्शंस के होते हैं तो इनके बीच में आकर्षण बल अधिक होता है। ठीक है, और ये एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर, और जब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इनका मतलब हो गया दो, एक प्लस एक माइनस है, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है। ठीक है, आकर्षण बल ज़्यादा है। जब आकर्षण बल ज़्यादा है तो उसके विरुद्ध क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होती है, उसके विरुद्ध कार्य किया जाता है। तो हमेशा आपने इसकी डिफिनेशन पढ़ी थी, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य है ना। तो अब जब इनके बीच आकर्षण बल बढ़ रहा है, इसका मतलब जब ये एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं तो आकर्षण बल इनका बढ़ रहा है, तो इसीलिए समीप लाने पर इनका स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, घटता है, और दूर जाने पर आकर्षण बल कम हो रहा है तो दूर जाने पर इनका U का मान क्या होगा, फिर बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। इसी तरीके से अगर तीन बिंदु आवेश के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आपसे कैलकुलेट करने के लिए बोली जाए तो आप इसको, ये आपको दिया नहीं था फाइनली, बट इसको मैं दिखा देती हूँ कि कैसे निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे Q1 पर, ठीक है, तो तीन बिंदु है, बिंदु A, बिंदु V और बिंदु C हमने ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक डिस्टेंस ले ली R12, यहाँ पर 1 है, ये 2 है, तो R12 हो गया, इनके बीच में R23 हो गया और ये R13 के बीच में हो गए। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों बिंदु आवेशों की बात करते हैं, इनके बीच, ठीक है, अगर हमको निकालना होता है स्थितिज ऊर्जा तो क्या आएगा, U इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12, यही तो आएगा। कैसे आए ये बता दिया कि अनंत से Q1 तक आने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, W1 इज इक्वल टू 0।
यही तो हो जाएगा। लेकिन अनंत से V पर किया गया कार्य क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, क्योंकि इस पर जो विभव है, इस पर एक विभव कार्य करेगा, यहाँ पर विभव क्या होगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर विभव कार्य करेगा और वो विभव किसके कारण होगा, वो विभव होगा इसके कारण। ठीक है, यानी कि बिंदु A के कारण या Q1 के कारण बिंदु B पर विभव होगा और वो विभव हो जाएगा V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R12। ठीक है, ये हो गया विभव। तो इस बिंदु पर किया गया कार्य क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू Q2 इंटू V1। ठीक है, तो Q2 का मान कितना है, Q2 को Q2 ही रहने देते हैं। V1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R12। ठीक है, ये मिल गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो W1 तो हमें क्या मिला था, 0 मिला था, लेकिन W2 हमें क्या मिल गया, ये मिल गया हमको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में क्या हो जाएगा R12। ठीक है, अब सेम अगर हम इस बिंदु के लिए देखें तो इस बिंदु के लिए हमें इस पर क्या होगा, 0 मिल जाएगा W। लेकिन अगर हम Q1 के कारण Q3 पर, यानी कि Q1 के कारण Q3 पर विभव देखेंगे तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो V2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किसके कारण हो रहा है, Q1 के कारण। तो ये हो जाएगा Q1 अपान, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, R13। ठीक है, ये हो गया। Q1 के कारण Q0 पर विभव हो गया V2। ठीक है, ये हमने इसको मान लिया V2। अब अनंत से बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू, यहाँ पर 0 था और यहाँ पर मिल गया हमको, ये हो जाएगा हमारा Q इंटू V। तो ओवरऑल हम लिख लेंगे W इज इक्वल टू, ये हो जाएगा Q3 इंटू V1 और V2 और V2 कितना आया था, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, V2 की वैल्यू थी Q1 अपॉन में क्या था, R13, और साथ में क्या है यहाँ पर Q3 है। ठीक है, तो ये मिल गया। क्लियर, तो एक इक्वेशन हमको ये मिल गई। पहली इक्वेशन W2 की हमारी जो मिली इस बिंदु पर, वो मिली हमको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12। इस बिंदु पर मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13। तो इस बिंदु पर हमको क्या मिल जाएगा, अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, इसी बिंदु पर, इसी यानी सी बिंदु पर ही हम देखेंगे तो B की तरफ से भी इस पर एक फोर्स लगेगा, यानी कि Q2 आवेश के कारण भी इस पर कुछ ना कुछ विभव होगा, है ना। तो जब Q2 आवेश के कारण इस पर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपान R23। ठीक है, तो टोटल अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इस बिंदु पर तो हमें मिल गया है W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12। ठीक है, इतना लिख देते हैं। लेकिन अगर इस बिंदु पर देखोगे तो इसकी Q1 आवेश के कारण भी इस पर कुछ ना कुछ विभव आएगा और Q2 आवेश के कारण भी इस पर कुछ ना कुछ विभव आएगा। तो टोटल अगर हम इस पर W निकालें, इसको W1 मान लो, इसको W2, तो इस पर अगर आ रहा है टोटल, तो देखेंगे ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या है, Q3 है, Q3, और इस पर जो विभव था वो था Q1 अपान क्या था, R13। ठीक है, ये मिल गया, प्लस इसकी वजह से जो इस पर विभव होगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन में क्या, R23। ठीक है, और लेकिन अगर हम वर्क निकाल रहे हैं तो यहाँ पर Q3 भी है, क्योंकि QV होता है, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, W इज इक्वल टू Q इंटू V होता है, और V की वैल्यू तो ये थी और Q की वैल्यू Q3 थी। तो इस तरीके से हमने रख दिया। अब टोटल हमको निकालना है तीनों बिंदुओं की स्थितिज ऊर्जा, तो इनको हमने क्या करना है, प्लस कर देना है। जब प्लस कर दोगे तो आप देखोगे यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कॉमन है। तो हमने क्या किया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लिया। यहाँ से क्या मिल गया, Q1 Q2 अपान R12, यहाँ से Q1 Q3 अपान R13, यहाँ से Q2 Q3 अपान R23। ठीक है, तो डायरेक्टली ये हमें आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर 2 बिंदु आवेश के कारण निकाला है ना, ये इस तरीके से, वैसे ही आपको यहाँ पर 3 बिंदु आवेश पर भी स्थितिज ऊर्जा आराम से मिल जाएगी। ठीक है, तो फाइनली जो फॉर्मूला मिलेगा हमको ये मिल जाएगा। आगे नोट कर लेंगे, 2 से अधिक आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा
आवेशों के प्रत्येक युग्म की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करके उन्हें बीजगणितीय रूप से जोड़कर प्राप्त की जा सकती है। यानी कि हर एक जो इनका युग्म है, जैसे दो बिंदु आवेशों का युग्म बनता है ना, पेयर बनता है, तो प्रत्येक युग्म की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाल लो और उसके बाद उनको हम क्या करें, बीजगणितीय रूप से जोड़ दें, तब हमको फाइनली कुल निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा मिल जाती है। ठीक है। इसी तरीके से यदि निकाय में n आवेश हो तो युग्मों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो n(n-1/2) हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल समझो, जैसे दो बिंदु आवेश की बात की गई थी तो कितने युग्मों की संख्या बनी थी, तो 2 × 2 - 1/2। ठीक है। तो यहाँ पर 2 × 2 में से 1 गया, क्या आया, 1/2, 2 से 2 कट गया, तो कितना युग्म बना था, एक ही पेयर था ना भाई, ये ए था ये बी था, तो एक ही तो पेयर बना था यहाँ पर, तो इसी पर हमने वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाल ली थी। लेकिन 3 बिंदु आवेश के लिए क्या हुआ, 3 × 3 में से 1 माइनस करो तो कितना आ गया, 2 अपॉन में क्या हो गया, 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। यानी कि जब 3 बिंदु आवेश की बात हुई तो कुल कितने युग्म बने, तो 3 युग्म बने। तो इस तरीके से आपको दिख रहा है 3 युग्म, 1 2 3। ठीक है। तो याद रखना है जितने भी बिंदु आवेश होंगे उनको इस फॉर्मूले से n(n-1/2) करके आप युग्मों की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है। ये तो हो गई 2 बिंदु 3 बिंदु पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालने की विधि। अब आता है बाह्य वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। ठीक है। वैद्युत क्षेत्र के बाहर द्विध्रुव उपस्थित होगा, उसके कारण स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि कोई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है जो एक समान वैद्युत क्षेत्र A में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा गया है। ठीक है। दिशा से का मतलब होता है उसी दिशा में, जिस दिशा में ये है उसी दिशा में थीटा डिग्री पर रखा हुआ है। द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थिति तक लाने में किया गया कार्य, जो द्विध्रुव है इसको अनंत से इस वैद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थिति तक लाने में किया गया कार्य क्या हो गया, W1 हो गया। और लंबवत स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में किया गया कार्य कितना हो गया, W2 हो गया। ठीक है। तो ये सब चीज़ें अभी हमने क्या करी हैं, लेट करी इसको। जैसे ये बिंदु है, ये वैद्युत क्षेत्र हो गया, इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमारा है P। ठीक है। जो कि थीटा डिग्री पर रखा हुआ है, किसके अनुदिश, इसी वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश ही थीटा डिग्री पर रखा हुआ है। ठीक है। तो अब इस पे हमें क्या करना है, 2 चीज़ें कैलकुलेट करनी है, एक W1 एक W2। तो W1 को हमने मान लिया क्या, कि द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थिति तक लाने में किया गया कार्य और लंबवत से वर्तमान स्थिति तक लाने में किया गया कार्य W2 हो गया। तो टोटल अगर हम नेट कार्य की बात करें, नेट स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक तो उसको अनंत से लंबवत लाने तक में किया गया कार्य और दूसरा लंबवत से उसकी वर्तमान स्थिति तक लाने में किया गया कार्य को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी ये W1 + W2 कर देंगे। अतः द्विध्रुव पर किया गया नेट कार्य 0 होगा, अर्थात W1 = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो ये इसको 0 कर देते हैं, तो U = हमें क्या मिल गया, W2 मिल गया। ठीक है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में किए गए बाह्य कार्य के बराबर होता है। ठीक है। क्योंकि हमने देखा अनंत से लंबवत तक लाने में किया गया कार्य कितना है, 0 है। ठीक है। और लंबवत से वर्तमान स्थिति तक जो भी कार्य किया जाएगा वही होगा द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रॉपरली डेफिनेशन लिख देनी है। देन द्विध्रुव पर कार्यरत प्रत्यानयन बल आघूर्ण का अंकिक मान, तो टॉ = क्या होता है आपको पता है, PE sin थीटा होता है। ठीक है। -PE sin थीटा होता है। P क्या है, ये Q × 2L है, ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, तो P = Q × 2L होता है। अतः प्रत्यानयन बल आघूर्ण के विरुद्ध बाह्य बल आघूर्ण के विरुद्ध बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, तो बाह्य बल के द्वारा जो किया गया कार्य क्या होगा, तो यहाँ पर DW हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टा × d थीटा। वैल्यू रख दो टाउ की, तो टाउ की वैल्यू है -PE sin थीटा × d थीटा। अतः द्विध्रुव को कोणीय स्थिति थीटा = θ1 से स्थिति θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य। तो आप क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन निकालेंगे। हमको क्या चाहिए, किया गया कार्य हमको W चाहिए, और W कब मिलेगा, ये W है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, D है, DW है, डिफ्रेंसिएशन है, डिफ्रेंसिएशन को हमें हटाना पड़ेगा। तो डिफ्रेंसिएशन को हटाने के लिए हमको क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा, किसका, इस DW का। ठीक है। तो ये हो जाएगा W = इंटीग्रेशन DW की वैल्यू रखो, PE sin थीटा, कहाँ से कहाँ तक, θ1 से θ2 तक,
तो अब जब हम देखेंगे फी ई यहाँ पर क्या है, पी ई यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस थीटा होगा। वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, थीटा 1 से थीटा 2 तक जाएगी। जब इस पर हम वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये हो गया जनरल फॉर्मूला। लेकिन अगर जब एंगल दिया हो कि थीटा 1 90 डिग्री है, थीटा 2 हमारा थीटा ही है, तो हम यहाँ पर 90 डिग्री रखेंगे तो इस 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये हमें मिल जाएगा पी ई कॉस थीटा 2, ठीक है। और कॉस थीटा 2 हमने क्या लिया है, थीटा लिया है, तो थीटा 2 की जगह पर थीटा पुट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा स्थितिज ऊर्जा इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। और अगर इसको सदिश रूप में लिखना हुआ तो ये हो जाएगा u इज इक्वल टू या वेक्टर u इज इक्वल टू वेक्टर p इंटू वेक्टर e, ठीक है। यानी स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के और वैद्युत क्षेत्र के गुणनफल के बराबर है, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया कि आपको कैसे कैसे निकालना है निकायों की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। 2 बिंदु आवेश पर, 3 बिंदु आवेश पर, या फिर बाह्य वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो इन तीनों को कैसे निकालना है ये पूरा प्रॉपर मैंने आपको बता दिया है। इस तरीके से आपको नोट्स बना लेनी है, और अगर कुछ डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। सो वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।